स्वागत है आपका नाइट शिफ्ट सीरीज़ की हमारी अगली स्टोरी में। साल था सन 1977। ये वो वक्त था जब भानु की नौकरी रेलवे विभाग में पक्की हुई थी। वो रेलवे विभाग में गेटमैन की हैसियत से काम करता था। बताता चलूं कि गेटमैन वो इंसान होता है जो ट्रेन आने पर वहाँ का फाटक बंद करता है। हम अक्सर देखते हैं कि रोड के ऊपर से जब रेल की पटरियाँ गुजरती हैं तो जब वहाँ से रेल गुजरने वाली होती है तो वहाँ पर फाटक गिराया जाता है ताकि रोड पर चलने वाले अपनी अपनी साइड में रुक जाएं और बिना किसी दुर्घटना के ट्रेन वहाँ से सुरक्षित तरीके से निकल जाए। ट्रेन के निकलने के बाद वो फाटक खोल दिया जाता है। ये फाटक खोलने और बंद करने का काम जो इंसान करता है उसे ही गेटमैन कहते हैं। ये गेटमैन स्टेशन से कुछ दूरी पर होता है और उसका वहाँ पर चैम्बर बना होता है और उस चैम्बर में कुछ मशीनें होती हैं और एक टेलीफोन होता है जिससे उसे आने वाली ट्रेन की सूचना मिलती है। ये वो दौर था जब मोबाइल और इंटरनेट सभी के पास नहीं हुआ करता था। भानु की भी नई नई नौकरी लगी थी। वो अपनी नौकरी पूरे मन से करता था। हम सब जानते हैं कि ट्रेनों के आने जाने का समय दिनों रात होता है। ट्रेनें दिनों रात अपनी जगह से आती जाती रहती हैं, इसलिए गेटमैन की भी ज़रूरत दोनों शिफ्ट में काम करने वालों की थी। लिहाजा भानु को नाइट शिफ्ट में काम मिला। वो 8 बजे अपने चैम्बर में पहुंच जाता था। सुबह वाला काम करने वाला गेटमैन वहां से चला जाता और फिर भानु वहीं पर बैठकर अपनी ड्यूटी किया करता था। कुछ वक्त ड्यूटी करने के बाद उसका ट्रांसफ़र लखनऊ के एक इलाके में हुआ। उन दिनों इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी। जब भानु उस स्टेशन पर पहुंचा तब वहां पर उसने अपना चैम्बर पता लगाया और फिर रात की ड्यूटी करने की तैयारी करने लगा। सरकारी क्वार्टर मिला, वहां पर जाकर अपना सामान शिफ्ट किया और खाना तैयार करके अपने टिफ़िन में रख के वो रात 8 बजे अपने कमरे से अपने चैम्बर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो चैम्बर में पहुंच गया। दिन भर ड्यूटी करने वाला गेटमैन वहां से चला गया और भानु अपने चैम्बर में आकर बैठ गया। अब वो चैम्बर में बैठा बैठा अगली ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। अभी उस ट्रेन को आने में वक्त था तो उसने सोचा क्यों ना आसपास के इलाकों में देखा जाए। वो थोड़ी दूर चहलकदमी करने लगा। चहलकदमी करते वक्त उसने ये पाया कि वहाँ शाम के वक्त लोगों का आना जाना कम हो जाया करता था। वहाँ कुछ एक आध दुकानें थी जो शाम होते ही बंद होती थीं और कुछ दुकानें रात में बंद होना शुरू होती थीं। वो दूर एक ढाबे को देख रहा था जहाँ पे छोटा सा बल्ब रोशन था। थोड़ा घूमते हुए वो फिर अपने चैम्बर में आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद फ़ोन की घंटी बजी जिससे उसे पता चला कि ट्रेन आने वाली है। उसने फाटक बंद किए और ट्रेन गुजर जाने के बाद वो फिर फाटक खोलकर इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। और इसी बीच उसने यह महसूस किया कि ठंडी हवा का झोंका अब पूरी समा को ठंडा कर रहा था। उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिराए थे और बिजलियां ऐसे चमक रही थी जैसे कि वो ज़मीन में उतर जाने को बेताब हों। ठंडी हवाएं तूफान का रूप ले रही थी और बिजलियां भी चमक चमक कर लोगों को डरवा रही थी। उस इलाके में एक चैम्बर में अकेले ही भानु बैठा हुआ इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। उसके पास एक टॉर्च थी। उसके चैम्बर में भी एक बल्ब रोशन था। मनोरंजन के लिए वो अपने साथ एक रेडियो लाता था। उसने मध्यम सी आवाज़ में रेडियो बजाया और गाने सुनने लगा। वो धीमे धीमे गाने की धुन में गुनगुनाते हुए अपनी आंख बंद करके टेक लगाकर बैठ गया और तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। उसने झट से रेडियो की आवाज़ धीमी की और बाहर की ओर देखने लगा। उसने देखा
कि दूर से एक आदमी चलते हुए उसके करीब आ रहा है। भानु ने एक लाठी अपने हाथ में ली और चुपचाप गेट के पास आकर खड़ा हो गया। उसने सामने से आते हुए आदमी को देखा। वो आदमी भानु के पास आया और उससे कहने लगा, और बाबूजी क्या हाल चाल है? भानु कहने लगा, ठीक है, आप बताइए आप कौन? इस पर वो आदमी बोला, मेरा तो यहीं पर गुजरना रहता है। आपको देखा आज आप नए चेहरे लगे, इसीलिए आपसे मुलाकात करने चला आया। भानु ने कहा, हाँ, मेरी आज ही पोस्टिंग हुई है और आज मेरी पहली रात है। इस पर वो आदमी कहने लगा, ठीक है, संभल कर ड्यूटी करिएगा। मतलब? भानु ने चौंकते हुए कहा। तो आदमी बोला, नई जगह है और थोड़ा सा जानवरों से भी अपनी सुरक्षा करिएगा। कुछ भी हो जाए इधर उधर बाहर मत जाइएगा। ट्रेन आए जाए अपना फाटक बंद करते और खोलते रहिएगा, मगर इधर उधर कुछ भी लगे कहीं भी जाइएगा नहीं। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? भानु ने जब ऐसे पूछा तो आदमी कहने लगा, कुछ नहीं, बस मैं आपको यही बताने आया था। चलिए ठीक है, चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। भानु के मन में शंका आ गई कि आखिर ये क्या कह गया? इसका कहने का मतलब क्या था? क्या ये इलाका सही नहीं? अब वो थोड़ी देर ये सोच में डूबा रहा। फिर उसने सोचा कि मुझे तो ड्यूटी करनी ही है, तो फिर मैं इन बातों को सोचकर अपना दिमाग क्यों ख़राब करूं? ये सोचकर वो कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसने रेडियो चला दिया और उस दशक के गाने सुनने लगा। अब धीमे धीमे बारिश भी होने लगी, बिजलियां भी कड़कने लगी। उसने अपनी कुर्सी खिसकाई और अपने चैम्बर की गेट पर बैठ गया। बाहर के नज़ारे को देखने लगा। बारिश ने भीषण रूप धारण कर लिया और अब बूंदों की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। खूब मूसलाधार बारिश हुई। लगभग घंटे भर बारिश होने के बाद बारिश में थोड़ी कमी आई और फिर एकदम से सन्नाटा सा छा गया। भानु वहीं पर बैठा ये सब देखता रहा। बारिश बंद होने के बाद वो थोड़ा सा बाहर निकला। कीचड़ होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं गया और फिर अंदर आकर बैठ गया। लेकिन वो बार बार उसी इंसान के बारे में सोच रहा था जो उससे आकर मिला था। भानु वहीं पर बैठा चहलकदमी करने लगा। आज उसे नींद नहीं पड़ रही थी और सोता भी कैसे, उसे तो ड्यूटी करनी थी। पुराने जगह पर वो थोड़ी से झपकी ले भी लिया करता था, मगर यहाँ पर तो उसे ज़रा सी भी नींद नहीं आ रही थी। और गाने वो कितनी देर सुनता। वो गाने सुन सुनकर बोर हो गया था, इसलिए उसने रेडियो बंद कर दिया और फिर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। इतने में उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, एक डरा देने वाली आवाज़। यह आवाज़ किसी के रोने की थी। कोई था जो बहुत ही भयानक तरह से रो रहा था। ये समझ लें कि किसी बिल्ली, कुत्ते और एक दर्द भरी आवाज़ में रोते हुए बच्चे की आवाज़ को आपस में मिला दें तो जो भयानक आवाज़ तैयार होगी, ऐसी ही आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। भानु तो डर गया, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई भयानक जानवर हो। उसने झट से हाथ में टॉर्च ली और दूसरी ओर टॉर्च मारकर देखने लगा। झाड़ियों में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर थोड़ा सा जंगली माहौल था, बाग बगीचे थे। वो सोचने लगा कि कोई जानवर ही होगा। थोड़ा हिम्मत करके भानु आगे बढ़ा और एक पत्थर उठाकर झाड़ियों की ओर फेंका। कुछ देर के बाद आवाज़ तो चुप हो गई, मगर भानु का दिल कांपने लगा। वो थोड़ी देर बाहर रहा और उसके बाद फिर अपने कमरे में आ गया। फ़ोन की घंटी बजी। पता चला कि अगली ट्रेन आ रही है। उसने फाटक बंद कर दिया। ट्रेन वहाँ से गुजर गई। वो फिर अपनी जगह पर बैठा रहा। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। भानु उसी आवाज़ के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे मध्यम सी फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ी।
वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसने फिर दूसरी ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी, मगर उसे कुछ दिखाई न दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़कर देखे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वो अपने चैम्बर में ही बैठकर उस आवाज को सुनता रहा। उस आवाज को सुनकर उसका कलेजा कांप रहा था। रात के समा रात के समय में वो आवाज बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला। थोड़ी देर के बाद आवाज आनी भी बंद हो गई। अब भानु इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई जानवर ही होगा। वो तसल्ली करना चाहता था कि कोई भागता हुआ जानवर उसे दिखाई पड़े तो उसे राहत मिले। वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर दूर पटरियों के दरमियान में खड़ी हुई एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई शख्सियत, कोई इंसान वहां पर खड़ा हो, बीचों बीच रेलवे पटरी के। भानु सोचने लगा कि इतनी रात में ये कौन हो सकता है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि आसपास रहने वाला कोई हो, मगर फिर उसके दिमाग में आया कि रात के इस वक्त आसपास रहने वाला इंसान यहां पर क्या करेगा, वो भी पटरियों के बीच में। अब उसके मन में आया कहीं कोई भूत प्रेत का मामला तो नहीं। ये सोचकर वो कांपने सा लगा। वो वहीं पर खड़ा होकर उसे निहारने लगा। काफी देर तक वो आकृति एक ही जगह पर खड़ी रही, कहीं भी हिली डुली नहीं। भानु देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे ये लगा कि जैसे कि कोई लबादा ओढ़े हुए एक ही जगह पर खड़ा हो। वो उसे काफी देर तक देखता रहा, अंदाजे लगाता रहा, और फिर अचानक से घंटी बजी। भानु चौंक गया। फिर उसने देखा कि चैम्बर का फोन बज रहा है। उसने अपना फोन रिसीव किया और फिर फाटक को बंद कर दिया। ट्रेन आने वाली थी और वो आकृति अपनी जगह पर ही खड़ी थी। भानु सोचने लगा कि अगर ये कोई ऐसा इंसान हुआ जो आत्महत्या करने आया हो तो ये बहुत गलत होगा। जरूरी नहीं कि कोई भूत प्रेत ही हो। भानु ये सब अपने दिमाग में सोच रहा था कि तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने सोचा कि कहीं ट्रेन इसे कुचल ना दे, क्यों ना चल कर बचाया जाए, मगर उसे डर भी लग रहा था। भानु ने हाथ में टॉर्च ली और रेल की पटरियों के किनारे आकर खड़ा हुआ। वो डर तो रहा था, मगर वो उस आकृति को बचाना भी चाहता था। उसने टॉर्च से इशारा करने की कोशिश की, उसे आवाज़ भी लगाया, मगर वो आकृति अपनी जगह पर खड़ी ही रही। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती हुई आ रही थी। भानु कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ आवाज़ लगाकर उसे पटरियों से हटने को बोल सकता था। भानु दौड़कर उस तक पहुंच भी नहीं सकता था। ट्रेन वहां से गुजरी। अब भानु देखने लगा, वो आकृति अपनी जगह पर ही खड़ी थी। वो ट्रेन के आने से जरा सी भी नहीं हिली। ट्रेन उस तक पहुंच रही थी और वो अपनी जगह पर खड़ी। और फिर भानु ने देखा कि ट्रेन उसको रौंदती हुई वहां से गुजर गई। भानु ने दिल पर हाथ रखा। वो डर सा गया, कांपने लगा। उसे अफसोस भी हुआ। ट्रेन गुजर जाने के बाद वहां पे उसे कोई आकृति नहीं दिखी। भानु ने सोचा कि कहीं वो मर तो नहीं गया, क्यों ना वहां चलकर देखा जाए। फिर भानु का मन डर भी गया कि अकेले वहां कैसे जाऊं, कहीं यहाँ पर कोई जानवर ना हो। फिर वो सोचने लगा कि अगर नहीं भी गया तो कल को बात खुलेगी, मुझसे पूछताछ होगी। बेहतर यही होगा कि मैं वहां पर जाकर देखूं। भानु ने हिम्मत की, हाथ में लाठी ली और अपने कदम बढ़ाते हुए उस ओर जाने लगा जहां उसने वो आकृति देखी थी। जब वहां पर वो पहुंचा, उसने चारों ओर देखा। वो आकृति वहां पर कहीं नहीं थी। उससे लगा था कि शायद कोई इंसान होगा जो टकरा गया होगा, मगर ना ही किसी की लाश थी, ना ही वहां पर खून के धब्बे। भानु अब वहां पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहता था।
उसने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा और फिर वापस अपने चैम्बर की ओर आने लगा। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए अपने चैम्बर के करीब पहुंचा। तभी वो ठिठक कर रुक गया। उसने देखा कि उसके चैम्बर के अंदर दीवार पर किसी की आकृति बन रही थी। एक ऐसी आकृति जो देखने में किसी इंसानी शरीर जैसी लग रही थी, मगर उसका सर और उसके हाथ किसी वहशी दरिंदे की तरह मालूम पड़ रहे थे। वो अंदर सामान को इधर से उधर फेंक रहा था। भानु डर गया। वो अंदर जाना चाहता था मगर उसकी हिम्मत न पड़ी। कुछ देर वो वहीं पर बैठा रहा और फिर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। उसे हल्की सी झलक दिखाई पड़ी जिसमें उसे एहसास हुआ कि अंदर कोई बहुत ही भयानक शक्ल सूरत वाला कोई मखलूक है जो वहाँ पर मौजूद है। भानु ये देखकर बहुत घबरा गया और तुरंत पटरियों के दूसरी ओर आ गया और वहाँ पर लेटकर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा। अब वो काफ़ी देर तक वहाँ लेटा रहा। कुछ देर के बाद उसे फिर से अंदर से घंटी सुनाई पड़ी। भानु समझ गया कि अगली ट्रेन आने वाली है और वो अब अंदर नहीं जा सकता। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसने पाया कि अंदर खड़ा वहशी उस टेलीफोन को उठाकर बाहर फेंक चुका था और वहाँ की मशीनों को भी उलट पुलट कर चुका था। भानु अब सोचने लगा कि अब यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा, क्योंकि अगर वो वहाँ रुका तो वो वहशी उसे मार देगा। भानु अब धीरे धीरे करके वहाँ से रेंगते हुए दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने देखा कि वो वहशी चैम्बर से बाहर आया और उसने भानु की ओर देखा। भानु उसे देखकर डर गया। इससे पहले कि भानु को कुछ समझ में आता, उसने देखा कि वो वहशी उसका पीछा करने लगा। अब भानु डर के मारे पटरियों पर दौड़ते हुए दूसरी ओर भागने लगा। वो भागते हुए पटरियों से नीचे उतरकर दूसरी ओर जाना चाहता था, मगर कीचड़ की वजह से वो नीचे भाग नहीं पा रहा था। इसलिए वो किसी तरह पटरियों के दरमियान ही भाग रहा था। वो दौड़ते दौड़ते उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर उसने उस आकृति को खड़ा हुआ पाया था। जब वो वहां पर पहुंचकर पीछे पलटा तो वहां पर कोई नहीं था। अब सिर्फ भानु वहां पर अकेला खड़ा था। वो वहां पर खड़ा हांफने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर भानु ने सोचा कि मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से किसी के पास मदद के लिए जाना चाहिए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसने वहाँ पर लगे हुए लाइट सिग्नल के खंभे के पास उसी आकृति को खड़े पाया। वो डर गया। वो कांपने सा लगा और उसका दिमाग सुन्न सा पड़ गया। उसने देखा कि उस आकृति ने अपना सिर ऊपर उठाया है और उसके सिर ऊपर उठाने के बाद भानु ने जो देखा वो खुद को रोक न पाया। उस आकृति की आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी और चेहरा ऐसा भयानक कि कोई भी देखकर बहुत ही जल्द वहीं पर हलाक हो जाए। भानु ने न जाने कैसे खुद को संभाल रखा था। वो चिल्लाकर वहां से भागने लगा और भागते हुए वो अपने चैम्बर की ओर जाने की कोशिश करने लगा। उसे भागते भागते ये भी ख्याल न रहा कि उसके सामने ट्रेन आ रही थी जो शायद अब उसकी जान लेने वाली थी। वो भागता रहा और सामने आती हुई ट्रेन को देखता रहा। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। वो कुछ फैसले नहीं ले पा रहा था, बस वो भाग रहा था, मौत से बचकर या मौत के करीब, लेकिन वो भाग रहा था। कुछ समय के बाद सामने से आती हुई ट्रेन ने भानु को टक्कर मारी। उसका शरीर कई फीट ऊपर जाकर उछला और एक खंभे से जा टकराया और धड़ से आकर वो पटरियों के बगल में आकर गिर गया और फिर वो ट्रेन को गुजरते हुए महसूस करने लगा। कुछ समय के बाद
उसका शरीर उसे हल्का मालूम पड़ने लगा और फिर उसे यूं लगने लगा जैसे कि सब कुछ धुंधला हो रहा हो। धीरे धीरे भानु के शरीर से उसकी जान निकल गई और वो हलाक हो चुका था। अब वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा सा छाया था, एक वीरानी, एक खामोशी सी। किसी तरह से रात बीती और सुबह लोगों को भानु की लाश के बारे में पता चला। पुलिस आई, जांच पड़ताल की, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चला, कोई भी सुराग नहीं लगा। केस तो रफा दफा हुआ और भानु की जगह पर अब दूसरा गेटमैन शिफ्ट हो चुका था और उसकी भी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी। वो भी नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी करने के लिए आ चुका था और दिन में ड्यूटी करने वाला जा चुका था। रात हो चली थी। वो नया गेटमैन अपने चैम्बर के पास खड़ा था। उसे ये नहीं बताया गया था कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ था और उन दिनों मोबाइल इंटरनेट था भी नहीं, तो उसे इस हादसे के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी। इसीलिए वो निडर होकर अपने चैम्बर के बाहर खड़ा बाहर के नज़ारे देख रहा था। रात हो चली थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। कुछ देर के बाद उसने देखा कि एक नौजवान उसके करीब आकर खड़ा हुआ। वो नहीं जानता था कि ये भानु ही था जो अब उसके सामने था। वो नया गेटमैन उसे पहचानता नहीं था। वो उससे कहने लगा, जी कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। इस पर भानु ने कहा, अपनी ड्यूटी अच्छे से करना और रात के वक्त बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर भानु वहाँ से चला गया। नया गेटमैन सोच में पड़ा रहा कि आखिर ये कौन था और इसने ऐसा क्या कहा और क्यों कहा। वो इन्हीं उधेड़-बुन में उलझा रहा और फिर अपने चैम्बर के अंदर जाने लगा। चैम्बर के अंदर जाते वक्त एक झटके में उसकी नज़र रेल की पटरियों के दरमियान में पड़ी, जहाँ पर वही पुलिसरार आकृति खड़ी थी, जिसे देखकर ये नया गेटमैन खुद को रोक ना पाया और वो धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलता हूँ अगली बार नाइट शिफ्ट सीरीज़ की एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।